वेलकम टू मनसरिया चैनल। मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से। आज हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर कैसे दर्ज करें। आइए सबसे पहले हम लोग सरल भाषा में समझते हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज होना चाहिए। एक कंप्लेनेंट को, एक आवेदक को क्या क्या करने चाहिए। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या उसे कोर्ट में परिवाद पत्र दर्ज करना चाहिए या उसे हाई कोर्ट जाना चाहिए या किसी हायर पुलिस ऑफिसर्स के पास जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई घटना हुई है तो आप वहाँ के सबसे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाएं, वहाँ एक आवेदन दें। आवेदन अपनी भाषा में कोशिश करें लिखने का। अगर उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एफआईआर नहीं भी हुआ हो तो भी आप 0 एफआईआर करके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाकर। और यदि एफआईआर के रूप में 0 एफआईआर दर्ज होता है तो बाद में जो सक्षम क्षेत्राधिकार होगा उस थाने का जहां ये घटना हुई है, तो ये वह कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर के यहाँ, यानी कि जहां घटना हुई है, जहां का जिक्र किया गया है, वहां ये रेफ़र कर देंगे, वहां इसको ये भेज देंगे। वहां फिर जो है 0 एफआईआर के रूप में दर्ज किया हुआ एफआईआर उसे मिलेगा। फिर आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। तो ये तो हो गया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। और जब भी एफआईआर करें तो एफआईआर करने के बाद जो आप आवेदन देते हैं उसकी कॉपी लेना ना भूलें। और यह भी याद रखें कि जो आवेदन है आपका, जो एफआईआर दर्ज किया जाएगा जिस आवेदन पर, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी आपको मिलेगी। यह आपका अधिकार है। और जब आप एफआईआर करते हैं तो कोशिश करें कि एफआईआर बहुत ही क्लियर, डिटेल्ड नरेशन होना चाहिए स्टोरी का। कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें, क्योंकि अगर आप बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं तो फिर बाद में उसे आपको इस्टेब्लिश करने में ट्रायल कोर्ट में दिक्कत होगी और आपका केस जो है कमज़ोर हो जाएगा। और एफआईआर जब आप दर्ज करते हैं, जो आप आवेदन लिखते हैं, उसमें क्रिमिनल्स का, एक्यूज का अगर नाम मालूम है तो आप उसे अवश्य लिखें। और अगर यदि मालूम नहीं है तो आप अज्ञात करके लिख सकते हैं और एफआईआर दर्ज कर उसकी कॉपी आप ले लें। अगर आपका एफआईआर कंसर्न पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, एसएचओ है, अगर दर्ज नहीं करता है तब क्या करें हम। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको राइट्स है कि आप उससे हायर अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं, जैसे डीवाईएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ। लेकिन आप कभी भी अगर थाना इंचार्ज आपका एफआईआर लेने से मना करे, नहीं ले, रिफ्यूज करे, तो आप उसके साथ बहसबाजी ना करें। क्यों कि आप बहसबाजी करेंगे तो फिर बात बढ़ेगी, आपको झूठे मुकदमे में वह फंसा सकता है, आपके साथ मारपीट भी कर सकता है, जैसे आम दिनों में ये बातें सामने आती रही हैं। तो इसलिए बहसबाजी ना करें। आपके पास रेमेडी है, आपके पास ऐसा अधिकार है कि क्या करना चाहिए। तो आप हायर अथॉरिटी के पास जाएं, डीवाईएसपी के पास जाएं। अगर वो भी ना सुने तो आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जिला पुलिस अधीक्षक होता है, जिला कप्तान भी कहीं कहीं कहते हैं, तो उसके पास आप आवेदन दे सकते हैं और उसमें जिक्र करें कि आप फलां थाना गए थे और वहाँ आपका थाना इंचार्ज ने एफआईआर लेने से, रजिस्टर करने से मना कर दिया। अगर आपको लगता है कि एसपी के यहाँ भी कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो आप फिर उस आवेदन की कॉपी को बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है उस कंसर्न पुलिस स्टेशन के यहाँ और एसपी कंसर्न के यहाँ, यानी कि जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी भेज दें। और जो आप बाय पोस्ट भेजेंगे उसका रिसिप्ट ज़रूर आप रखें और साथ में जो आवेदन की कॉपी है उसकी भी एक कॉपी आप रखें। इसके बाद भी
यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप सेम स्टोरी लिखकर आपका जो क्षेत्राधिकार है, जिस ज़िले में आप पढ़ते हैं वहाँ या जहाँ पे यह घटना हुई है, तो वहाँ के सक्षम न्यायालय में यानी सिविल कोर्ट में, वहाँ का जो लोअर कोर्ट है, वहाँ आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, परिवाद पत्र दर्ज करा सकते हैं, किसी अधिवक्ता के माध्यम से दर्ज करें। यदि आप फिर भी चाहते हो कि मैं तो परिवाद पत्र दायर कर दिया हूँ लेकिन एफआईआर होना इसमें बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने आवेदन में, अपने परिवाद पत्र में यह प्रार्थना जरूर लिखें कि इस मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, इसे सक्षम जो थाना है वहाँ इसे भेजें और एफआईआर दर्ज करने के लिए उसे उस थाना इंचार्ज को कहें। ऐसा आप अपने आवेदन में ज़रूर प्रार्थना करें, ऐसा आप अपने आवेदन में ज़रूर प्रेयर करें। तो आपका जो वहाँ का सक्षम न्यायालय है उसके आपके आवेदन को पढ़कर, प्रेमा फेसाई देखकर, उन्हें यदि यह बात का कंसिडरिंग लगेगा, अगर परसुएड होंगे तो आपका जो आवेदन है वह कॉम्पिटेंट पुलिस स्टेशन में रेफ़र कर दिया जाएगा कि इसे एफआईआर दर्ज कर सूचित करें। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, पुलिस ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया, तो आप हाई कोर्ट में रिट्स के थ्रू भी जो है आप एक याचिका दायर कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपना ये प्रेयर कर सकते हैं कि फलाना पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, जो एसपी है, डीवाईएसपी है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया या रिफ्यूज कर दिया या इग्नोर किया, तो ऐसा आप वहाँ भी करें। तो हाई कोर्ट भी जो है उसको आफ्टर कंसिडरेशन जो है आपके आवेदन पर कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो है एसपी को आदेश दे सकती है कि इस पर एफआईआर किया जाए। इस पर एक बहुत ही चर्चित जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप उसे अवश्य पढ़ें, जिसका टाइटल है ललिता कुमारी बनाम गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश। इसको फुल बेंच ने जो है 5 जजों के बेंच ने जो है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है इसको फैसला दिया गया है, जिसमें कि फुल बेंच ने जो है इसमें यह कंसीडर किया कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करता है तो क्या करना चाहिए। अगर यानी कॉग्निजेबल अपराध यानी संज्ञेय अपराध, 2 तरह का अपराध है, एक संज्ञेय जो सीरियस नेचर का होता है, एक असंज्ञेय होता है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का कमीशन का दिख रहा है, कमिट हुआ है, तो पुलिस को एफआईआर करना ही चाहिए। इस तरह का जो है इस जजमेंट में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा जो है होल्ड किया गया है, जिसमें ऑनरेबल उस समय के सीजेआई पी सदाशिवम के साथ ऑनरेबल जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बीएस चौहान, इसके बाद रंजना प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई एवं एस.ए. बोबडे जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, ऑनरेबल जस्टिस जो है रंजन गोगोई भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो ये 5 जजों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा जो है इस पर जजमेंट दिया गया है, जिसमें ललिता कुमारी जो है एक माइनर थी, फीमेल चाइल्ड थी। अपने पिता के जरिए उसने जो है एक रिट फाइल किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिसमें 2 मुख्य बातें सामने उभर कर आई कि क्या एफआईआर दर्ज नहीं करना पुलिस के द्वारा एन एक्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, या विक्टिम यानी कॉम्प्लेनेंट के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट करना है। दूसरा चीज़ इसमें देखा गया कि बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी एफआईआर दर्ज कर लेना क्या एक्यूज के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है। तो इन तमाम चीज़ों का जो है बहुत ही विस्तार से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया, और आप इस जजमेंट को जब पढ़ेंगे तो इसका पैराग्राफ 111 जरूर पढ़ें, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के द्वारा इसमें होल्ड किया गया, जो स्क्रीन के सामने भी आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो है वो मैंडेटरी है। अब इसमें चेंज हो गया है, जो धारा है 154 अब चेंज हो गया है
और ये आईपीसी की धाराएं हैं, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको धारा नहीं लिखना है अपने आवेदन में, जो आप एफआईआर करने जाते हैं पुलिस स्टेशन, आपको वहाँ पे धारा नहीं लिखना है कि आपको किस धारा में एफआईआर दर्ज कराना है। आप केवल स्टोरी लिखें, आप उन अभियुक्तों का नाम लिखें, यदि नाम पता है तो नाम लिखें, नहीं तो अज्ञात करके करें, और जो एक्चुअल घटना हुई है उसको ज़रूर लिखें। तो इसमें जो है पहला इसमें कहा गया कि एफआईआर जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत। अगर जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, जो सूचना प्रोवाइड कराते हैं पुलिस स्टेशन को, अगर वो डिस्क्लोज करता है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें कोई भी प्रिलिमिनरी जो है प्रारंभिक इंक्वायरी जो है जांच की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में एफआईआर उसे करना मैंडेटरी माना गया है। दूसरा कि अगर जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया वह कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर नहीं करता है, इस तरह का संज्ञेय अपराध उसमें नहीं बनता है, तो इस तरह के केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। अगर उसके बाद पाया जाएगा कि हाँ ये संज्ञेय अपराध में नहीं था, तभी वह जो है रिफ्यूज कर सकता है एफआईआर दर्ज करने से। अन्यथा अगर उसे यह इंक्वायरी के बाद पता लगे कि नहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, यानी कि संज्ञेय अपराध था, यानी गंभीर किस्म के कैटेगरी में यह आता है, तो उसे एफआईआर करना ही होगा। अगर ऐसा भी है इसमें कि आप इंक्वायरी के नाम पे इसे बहुत दिनों तक लटका नहीं सकते हैं, इसमें यह भी इस जजमेंट में कहा गया है कि अगर आप इंक्वायरी के नाम पे बहुत लटकाते हैं तो आपके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लिया जा सकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि उसकी एक कॉपी जो है आपको देनी होगी विक्टिम को, कि अगर यह संज्ञेय अपराध में नहीं आता है और पुलिस के द्वारा यह माना जाता है कि यह असंज्ञेय अपराध में की कैटेगरी में है, की श्रेणी में है, तो आपको रीजन्स लिखना होगा कि हाँ ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया, और रीजन के साथ उसकी कॉपी जो है उसको विक्टिम को, कंप्लेनेंट को, आवेदक को उपलब्ध कराना होगा आपको। अगर आप इस अपने ड्यूटी को अवॉइड करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी, तो आपके खिलाफ जो है एक्शन जो है लिया जाएगा, विभागीय कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। ठीक है। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया, अब जैसे असंज्ञेय अपराध की कैटेगरी में जिसमें इंक्वायरी करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, वैवाहिक संबंधों से जुड़ा, पति पत्नी से जुड़ा हुआ मामला हो, कोई पारिवारिक विवाद हो, या कोई लेन देन का मामला हो, कमर्शियल ऑफेंसेस से संबंधित हो जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ हो, या मेडिकल नेग्लिजेंस, जैसे अब डॉक्टर के द्वारा कोई मेडिकल नेग्लिजेंस किया गया हो इस तरह के केस में, या करप्शन के केसेस में, भ्रष्टाचार के केसेस में, इस तरह के केसेस में आप जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद फैसला लें। लेकिन इसमें भी और इसके अलावे भी इसमें कहा गया है कि इस तरह का भी अगर मामला हो कि अगर कोई सूचना ही न दिया गया हो थाना को, एबनॉर्मल डिले हुआ हो, जैसे आपका इसका ई में देखेंगे, पैराग्राफ ई में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है जो होल्ड किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि अगर डिले हुआ है, लैसेस हुआ है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए, और 3 महीना या उससे अधिक का डिले हो गया हो रिपोर्ट करने में, सूचना देने में थाना को, और आवेदक के द्वारा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया जा रहा हो, तो उसमें जो है आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद फिर तब देखें कि एफआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके बाद जो है, जैसे कि अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना शुरू किया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आवेदन दिया और कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं जी, उसके बाद हम करेंगे एफआईआर करना है या नहीं करना है, तो इसका भी एक टाइम है कि आप 7 दिनों से अधिक इसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे तो जो होल्ड किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहाँ के द्वारा इलिस्ट्रेशन के द्वारा ये समझाया भी गया है कि यह जो है 7 दिनों से अधिक आप इसको लटका नहीं सकते हैं। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि यह असंज्ञेय अपराध है या उस गंभीर किस्म का नहीं है, तो आपको जो है वहाँ का जो जनरल डायरी है, जो डेली डायरी जिसको कहते हैं, जनरल डायरी कह लीजिए, स्टेशन डायरी, थाना डायरी कह लीजिए, डेली डायरी भी कह लीजिए, तो आपको यह रिकॉर्ड करना होगा कि जो हमने
आवेदन रिसीव किया है वह कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया और उसकी कॉपी, क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी जो है आपको उस विक्टिम को, उस आवेदक को देना जरूरी है, इसेंशियल है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लीडिंग केस में जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जिसमें कहा गया है कि एफआईआर करना जो है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो एफआईआर करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करता है पुलिस के द्वारा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा सजेशन के तौर पर कि जब आप पुलिस थाना जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आप ब्रीफ फैक्ट्स उसमें लिखें अपने आवेदन में, उसको बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें। और यदि पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है, एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर या थाना इंचार्ज जो है आपका आवेदन लेने से मना करता है, आनाकानी करता है, आपको लगता है कि यह आपको डिले करा रहा है जानबूझ करके, तो आप जो हायर अथॉरिटी है वहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं लिखित में, और यह बात इंडिकेट करते हुए कि हम फला थाना गए थे और हमारा एफआईआर लेने से मना किया। और वहाँ यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो फिर उससे भी ज़्यादा हायर अथॉरिटी एसपी के पास जाए, वहाँ भी नहीं मिलता तो फिर आप कंप्लेंट केस कोर्ट में एडवोकेट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रेमेडी है कि हाई कोर्ट में भी जो है याचिका दायर कर सकते हैं। तो आप इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ें और थाना में बहसबाजी ना करते हुए आपके पास जो स्टैट्यूटरी राइट्स है, जो लीगल राइट्स है, उसका अवेल करें और सही तरीके से आप अगर बढ़ेंगे आगे तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आगे फिर इसी तरह के रोचक वीडियो को फिर लाऊंगा, जानकारी से भरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।